वैसे तो शनि महाराज को न्याय फलदाता, कर्म फलदाता भी कहा जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। ठीक है। और यही शनि महाराज जो होते हैं ये हमारे मकर राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए उनके लग्नेश तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ उनके धनेश अर्थात धन भाव के स्वामी भी होते हैं। यदि ये शनि महाराज आपसे किसी प्रकार से रुष्ट हो गए तो आपका धन भाव पीड़ित हो जाता है। मैं आज आपको शनि से संबंधित एक मंत्र देने जा रहा हूं, जिसको कि आप यदि नियमित तौर पर संध्या समय कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से करने की आदत डाल लें, और ये आपको डाल लेनी चाहिए क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं, साथ ही साथ धनेश भी हैं। तो जीवन पर्यंत शनि की तरफ से आपको शायद पीड़ा न मिले। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। मैं इस मंत्र को एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। ये शनि का गायत्री मंत्र है दोस्तों, और हमारे मकर राशि और लग्न के जातक अथवा जातकाओं को इसका नियमित रूप से जाप अवश्य ही करना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं मकर राशि के लिए राहु और केतु के 2025 में होने वाले गोचर में राशि परिवर्तन के संदर्भ में। देखिए, आपके भविष्यफल, जो आपका वार्षिक भविष्यफल मैंने बताया था, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी क्योंकि समय भाव के चलते हुए वो उतना लंबा वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है ये स्पेशल एपिसोड आपके राहु और केतु के गोचर के लिए, जो कि मई 2025 में होने वाला है, और अगले 18 महीने तक आपके लिए ये छाया ग्रह ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु महाराज जो हैं ये वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि मीन राशि फॉल करती है। वहीं केतु महाराज आपकी पत्रिका में 9वें भाव में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कन्या राशि आती है। मई 2025 में 15 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके राहु महाराज जो है ये आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, जहां पर कि शनि की कुंभ राशि फॉल करती है। इसीलिए देखिए, राहु और केतु जो हैं ये छाया ग्रह हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी या राशिपति के अर्थात अनुसार ही अपना व्यवहार कर देते हैं। तो आपको शनि को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपसे शनि प्रसन्न रहेंगे, यदि शनि महाराज आपसे खुश रहेंगे, तो राहु देव भी आपको समुचित उचित परिणाम जरूर देंगे। जब राहु महाराज सेकंड हाउस में आएंगे ना, तो इनकी जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, आप जानते हैं राहु और केतु को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां, 3 प्रकार की दृष्टियां प्रदान की गई हैं। तो 7वीं दृष्टि में तो ये लोग एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो उसका तो कोई वर्णन करने का सेंस है नहीं, है ना। लेकिन राहु की, जब राहु सेकंड हाउस में बैठेंगे और ये अपनी पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र को। आप जानते हैं 10वां भाव जो होता है ये आपका कर्म का क्षेत्र है। मेजरली देखा जाए ना, अगर हम काल पुरुष की पत्रिका से देखें तो 10वां भाव जो है वो शनि महाराज का ही भाव होता है। ठीक है, हमारा कर्म का भाव होता है। और जब सेकंड हाउस में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, तो आप जानते हैं कि राहु एम्पलीफायर हैं, चीज़ों को एम्पलीफाई कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं चीज़ों का। अब वो विस्तार किसी भी रूप में हो सकता है। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो उसमें शुभ गुणों में विस्तार देखने को मिलेगा, लेकिन यदि अगर शुभ नहीं हुए तो फिर वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। जब राहु की दृष्टि पड़ेगी ना, और यदि राहु शुभ हैं, आपका प्रमोशन यदि पेंडिंग था, आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। आपके साथ क्या हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएं। आप बात समझिएगा कि यहाँ पर राहु आपको आपका अलग से पदभार दिला सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको डेपुटेशन पर या किसी अलग चार्ज के साथ में एक और डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जा सकता है। यहाँ आपके पास में आपकी अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए एक बहुत बढ़िया मौका मई 2025 से अगले 18 महीने के लिए राहु महाराज यहाँ पर प्रदान करेंगे। यदि आप यहाँ पर अपने चीज़ों को जितना डीप नॉलेज में ले गए, आप जिस फील्ड में भी काम करते हैं, आप भले व्यवसायी हों, आप मतलब आप कर्मचारी हों,
आप एग्जीक्यूटिव हों, कोई कार्यकारक हों आप, तो भी आपको अपने क्षेत्र से संबंधित यदि आप डीप नॉलेज लेंगे ना, क्योंकि आपके जो केतु महाराज जो अभी नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप राहु से यहाँ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको केतु को एक्टिव करना पड़ेगा अष्टम भाव में बैठे हुए। फिलहाल हम आपके दसम भाव पे ही स्थिर रहते हैं। यहाँ पर राहु आपकी चीज़ों को एनहांस कर देंगे। आपकी तरक्की निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल ले गए, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को संभाल ले गए, तो आने वाले दौर में आपके लिए तरक्की के जो सोपान, नए सोपान जो खुलेंगे, वो आप खुद नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राहु महाराज दशम भाव में इस प्रकार का फल निश्चित तौर पर देंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जो है ये आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। 6वां भाव जो है ये आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। 6वां भाव हमारा सेवा भाव भी होता है दोस्तों। मैंने आपसे वार्षिक भविष्यफल में भी कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, और यदि आप किसी भी प्रकार से अपने माध्यम से किसी भी प्राणी की यदि कोई सेवा कर पाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप स्वयं नारायण की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर राहु महाराज यदि आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप कोई नया घर लेना चाह रहे हैं, कोई नया वाहन लेना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर राहु महाराज आपको बड़ा कर्ज दिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब कोई आदमी देखिए सफल होता है ना, तो उसके शत्रु बढ़ते हैं, और जब आपके दशम भाव में राहु एक्सपेंशन करेंगे, चीज़ों को विस्तृत करेंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपका कर्म क्षेत्र बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। क्योंकि जब सफलता बढ़ती है तो वो अपने साथ में कुछ नई जिम्मेदारियां लेकर आती है, कुछ विसंगतियां भी लेकर आती है। 6वां भाव जो है वो शत्रुओं को संबोधित करता है। यहाँ पर वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। लेकिन ये शत्रु जो है ना, ये ऐसे होंगे जिनको कि अब आप कम से कम पहचान पाएंगे। क्योंकि कईयों बार क्या होता है ना कि ऐसे शत्रु होते हैं जिनको कि हम जानते नहीं हैं। वो आस्तीन के सांप जिसे कहा जाता है कि वो छुपे रहते हैं और मौका आने पर वार करते हैं। तो लेकिन जब 6वें भाव में राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये इन लोगों को आपके सामने उजागर कर देंगे कि देखिए ये आपके शत्रु हैं और इनसे आपको बचकर रहना है। हाँ, 6वें भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे रोग जो अब तक दबे छुपे हुए थे, जो आप पीड़ित तो थे लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस वजह से परेशानी में, आपको क्या बीमारी है, वो बीमारी आपके सामने निकल कर सामने आ सकती है इन 18 महीनों के दौरान। लेकिन एक शुभ बात ये होगी कि यहाँ पर आप इस स्थिति में होंगे कि उस रोग का इलाज करा सकें। कईयों बार चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं उनका निकल कर आना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छुपी हुई चीज़ ज़्यादा हानिकारक होती है, और वहीं वो चीज़ जब सामने आ जाती है तो हम उसका समुचित इलाज करा सकते हैं, चाहे वो कोई रोग हो अथवा कोई शत्रु हो। ठीक है, अब हम आते हैं आपके केतु देव पर। देखिए, केतु के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि केतु हमारी जड़ें हैं, केतु हमारी रूट्स है। आपको केतु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप केतु को छोड़ देंगे ना, तो आप ये मान के चलें कि आप अपनी जड़ों को छोड़ रहे हैं, और जड़ों से जो भी आदमी छूट जाता है या जड़ों को छोड़ देता है, उसके लिए फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति एक ऊंचाई पर पहुंचता है, उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में ढलान सुनिश्चित होती है। तो एक हद तक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसे नीचे आना ही होता है, भले ही उसे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, वो नीचे अवश्य आएगा। और यदि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है ना, तो वो जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे जड़ें थाम लेती हैं। ठीक है, आपको आपकी जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि केतु अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव ऐसे भी आप जानते हैं कि अष्टम भाव हमारे एंसेस्टर्स का होता है, हमारे इनहेरिटेंस का होता है, हमारी छुपी हुई जो हमारी साधनाएं हैं, तंत्र मंत्र है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है। ये रिसर्च का भाव है। अब देखिए, हर आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। मैंने कहा भी है आपसे कि हर आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता, तंत्र मंत्र का ज्ञाता नहीं हो सकता, लेकिन
हर आदमी अपने फील्ड में जहाँ भी वो व्यवसाय कर रहा है, जहाँ भी वो जॉब कर रहा है, उसको उसकी डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो डीप नॉलेज ले लेगा ना उस क्षेत्र में, तो राहु जो कि आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और दशम भाव को देख रहा है, आपको आपकी पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने का कार्य जरूर करेगा। तो आपको अपने जो भी आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, या जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनसे आपको जुड़ना चाहिए। आपको अपने पारिवारिक जड़ों की जानकारी होना अवश्य ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए आजकल जो है ना कि हमारे छोटे शहरों में रहने वाले हम लोग तो अपने 2-3 पीढ़ियों के बारे में जानते हैं, लेकिन बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन्स में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके बच्चे अपने शायद बाबा का नाम भी सही नहीं ले पाते। ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। और ये जो होता है ना, ये हमारा परिवार जो होता है, यही हमारी जड़ें होता है। कोशिश कीजिए कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें, और यदि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सर्व सुलभ होने लगेंगी। अष्टम भाव में क्या बैठे हुए केतु की पंचम दृष्टि जो है, ये आपके 4th हाउस पर पड़ती है। 4th हाउस आप जानते हैं भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित होता है। माता के स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना केतु, देखिए केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु 2 तरीकों से डिटैच करता है आदमी को। या तो किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा नीडी बना देगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको उस चीज़ से डिटैचमेंट हो जाए। मान लीजिए सपोज़ आपको भूख लग रही है, आप खाने के इंतज़ार में हैं, आप लगातार वेट करते जा रहे हैं, लेकिन आपको खाना नहीं मिल रहा, देर पर देर होती जा रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी भूख मर जाएगी, है ना। तो ये एक प्रकार का डिटैचमेंट हुआ। दूसरा डिटैचमेंट इस प्रकार का है कि आपका पेट ज़बरदस्त तौर पर भरा हुआ है, फिर भी कोई आपसे प्रेशर कर रहा है कि भाई कुछ और खा लो, और आप उससे निवेदन कर रहे हो कि भाई मैं अब नहीं खा सकता। तो केतु के देने का तरीका, जो डिटैच करने का तरीका है, ये इन 2 तरीकों से है। केतु आपको या तो किसी चीज़ के लिए मोहताज भी कर सकता है, या आपको इतना दे सकता है, इतना दे सकता है कि आप स्वतः ही आपका उससे मन भर जाए। तो केतु की जो है, यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ है दोस्तों, तो केतु की जो पंचम दृष्टि है ये आपके 4th भाव पर पड़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे शुभ है केतु, तो भी आपको माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो 4th भाव है वहाँ पर मंगल की मेष राशि फॉल करती है, और यहाँ पर केतु आपके अंदर एक प्रकार का एग्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, अपनी माता का विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपको अगले 18 महीने जो है कि भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जब दशम भाव में राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो आप नया वाहन भी ले सकते हैं, नया भवन भी ले सकते हैं। क्योंकि जब आपका इंक्रीमेंट होगा, सैलरीज आपकी बढ़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी सुख सुविधाओं पर जरूर खर्च करेंगे। 8th हाउस में बैठे हुए केतु की 9th एस्पेक्ट जो है, ये 12th हाउस पर पड़ती है। आध्यात्मिकता का भाव है 12th हाउस। विदेश यात्राओं से संबंधित है, विदेश से होने वाले व्यवसाय लाभ से संबंधित है। अकस्मात होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च को भी 12th हाउस से ही देखा जाता है जोड़कर, ठीक है। 12th हाउस से ही हमारी जेल यात्रा भी देखी जाती है। यहाँ पर यदि आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, देखिए अष्टम भाव भी स्पिरिचुअलिटी का है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है। और 12th हाउस भी जो है वो आध्यात्मिकता से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। हो सकता है कि मई 2025 के बाद में आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो, आपकी ऐसी दूरगामी यात्रा हो जो कि जैसे कि हम तीर्थ यात्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। आप किसी मंदिर के दर्शनार्थ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आपका अभी तक समस्याओं में आप घिरे हुए हैं, आपका विदेश जाने का योग नहीं बन पा रहा, मई 2025 के बाद से ऐसे योग सुनिश्चित होंगे, यदि केतु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, कि आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक रहेगी, आपको आध्यात्मिकता की तरफ आना ही पड़ेगा।
क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ केतु 9th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहना चाहिए कि केतु की थोड़ी क्वालिटीज़ को अपनाइए जीवन में, क्योंकि यदि केतु की क्वालिटीज़ अपना लेंगे ना तो राहु अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आप भले 10 मिनट के लिए अपनी आत्मा को दें, अपने सोल को दें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान, थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर केतु की ये जो 9th एस्पेक्ट है जो कि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, निश्चित तौर पर आपको लाभ दिला सकती है। यदि देखा जाए तो मई 2025 के बाद होने वाला राहु और केतु का परिवर्तन, आपकी 7.5 भी खत्म हो रही है और राहु और केतु का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लिए अत्यंत सुखद स्थितियों का निर्माण करने वाला रहेगा। यहाँ पर बस कंडीशन यही है कि राहु और केतु आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थितियों में बैठे हुए होने चाहिए, क्योंकि मकर राशि और लग्न के तो करोड़ों जातक अथवा जातकियाँ होंगे, लेकिन क्या सब पर एक सा प्रभाव होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति की पत्रिका में राहु और केतु की स्थितियाँ अलग अलग होंगी। वो अलग अलग भाव में बैठे हो सकते हैं, अलग अलग नक्षत्रों में बैठे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिस हिसाब से आपकी पत्रिका में राहु और केतु की स्थितियाँ होंगी, उसी हिसाब से आपको फल देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये सब पे बराबर लागू हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ये हमारे मकर राशि और लग्न के जातक अथवा जातकाओं के लिए उनका राहु और केतु का गोचर था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।